वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने आरएनए प्रोसेसिंग पढ़ी थी। तो एक्चुअल में आरएनए प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो डीएनए होता है उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों टाइप की सीक्वेंस पाई जाती है। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस वो होगी जिनमें एक्टिव जीन्स एब्सेंट होगी और कोडिंग सीक्वेंस वो होगी जिनमें एक्टिव जीन्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो डीएनए की कंप्लीट सीक्वेंस में एक्सोन व इंट्रोन पाए जाते हैं और आरएनए प्रोसेसिंग के द्वारा नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हटा के एक्टिव एमआरएनए का निर्माण किया जाता है। यही आरएनए प्रोसेसिंग कहलाती है। आरएनए प्रोसेसिंग की क्रिया यूकैरियोट्स में की जाती है और क्यों की जाती है? क्योंकि न्यूक्लियस में कई एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं जो एचएनआरएनए या एमआरएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उसमें आरएनए प्रोसेसिंग की जाती है। जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है या एंडोन्यूक्लियस जो एक्टिविटी है उससे एमआरएनए की सुरक्षा करने के लिए उसमें आरएनए प्रोसेसिंग की प्रोसेस की जाती है। तो हमने उसमें फर्स्ट क्या पढ़ा था? उसमें फर्स्ट था कैपिंग। तो कैपिंग कहाँ होती है? 5' सिरे पे उसमें कैपिंग की प्रोसेस होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि उस पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी ना हो और उस एमआरएनए को कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए उसकी कैपिंग की जाती है। और वो कैपिंग किससे की जाती है? M7G मीन्स मिथाइलेट गुआनोसिन की उस पर कैप लगाई जाती है 5' सिरे पे ताकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी ना हो। फिर होती है उसमें सेकंड प्रोसेस पॉली एडिनाइलेशन। तो 3' सिरे पे पॉलीटेल का आके जुड़ना या पॉलीटेल ए का आके जुड़ना उसमें पॉली एडिनाइलेशन कहलाती है और ये भी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने का कार्य करती है। फिर उसमें अपने थर्ड स्टेप जो रह गया था वो क्या था? आरएनए स्प्लाइसिंग। तो इसमें क्या होता है कि डीएनए में एक्सोन व इंट्रोन मीन्स नॉन कोडिंग व कोडिंग सीक्वेंस पाई जाती है। इनमें से नॉन कोडिंग सीक्वेंस मीन्स इंट्रॉन्स को अलग करके एक्टिव एमआरएनए का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि इसके अंतर्गत डीएनए में पाई जाने वाली एक्सोन व इंट्रोन, या मैं अदर वर्ड्स में कहूँ तो इसके अंतर्गत जीन में पाई जाने वाली नॉन कोडिंग व कोडिंग सीक्वेंस में से नॉन कोडिंग सीक्वेंस को अलग कर दिया जाता है और एक्टिव एमआरएनए का निर्माण किया जाता है। इसके लिए एक विशेष एंजाइम की ज़रूरत होती है। उस विशेष एंजाइम का नाम है SNRNP मीन्स इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो जो आरएनए की स्प्लाइसिंग है उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। वो एंजाइम कौन सा है? SNRNP या स्नर्प भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो SNRNP किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये जो स्नर्प एंजाइम है ये इस आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है या आरएनए स्प्लाइसिंग का कार्य करता है। तो एक्चुअल में स्नर्प प्रोटीन SNRNA मीन्स स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए व प्रोटीन का मिश्रण होता है। तो ये जो स्नर्प प्रोटीन है
या ये स्नर्प है, SNRNP जो एंजाइम है वो क्या है, ये एक्चुअल में SNRNA व प्रोटीन का एक मिश्रण होता है। तो 5 स्नर्प यूनिट्स या 5 स्नर्प सब यूनिट्स मिलके एक स्पेसिफिक एंजाइम का निर्माण करती है जो है जिसे कहते हैं स्प्लाइसोसोम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आणविक कैंची की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं समझाऊं तो SNRNP वास्तव में SNRNA में प्रोटीन का मिश्रण होता है। तो ये जो मिश्रण होता है इसे संयुक्त में SNRNP या स्नर्प कहते हैं। तो 5 स्नर्प सब यूनिट्स मिलके स्प्लाइसोसोम का निर्माण करती है। स्प्लाइसोसोम RNA स्प्लाइसिंग का कार्य करता है, मीन्स उस RNA को या मैं यूँ कहूँ जीन को काटने का कार्य करता है, मीन्स ये आणविक कैंची की तरह कार्य करता है। ठीक है, लेकिन इस कंप्लीट प्रोसेस में एक और एंजाइम योगदान करता है, या HNRNA को काटने के लिए एक और एंजाइम की आवश्यकता होती है। उस एंजाइम को कहते हैं राइबोजाइम। तो HNRNA में से नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हटाने के लिए या इंट्रॉन्स को हटाने के लिए एक विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है जो इस HNRNA पे कट लगाने का कार्य करता है, वो होता है राइबोजाइम। और इसकी खोज थॉमस सैच ने की थी। तो ये क्या करेगा, जो कंप्लीट HNRNA की सीक्वेंस है या उस जीन की सीक्वेंस है वहाँ पे कट लगाने का कार्य करेगा और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को कोडिंग सीक्वेंस से अलग कर देगा। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है वो इस तरह पूरी होती है। कंसिडर करो कि ये क्या है, HNRNA mRNA का पूर्ववर्ती होता है और इसमें RNA प्रोसेसिंग की जाती है और उस RNA प्रोसेसिंग के द्वारा ही mRNA का निर्माण होता है या एक्टिव mRNA का निर्माण होता है। तो जो डार्कर जोन्स हैं मैं इनको नॉन कोडिंग सीक्वेंस नाम दे रही हूँ, मीन्स इंट्रॉन। और ये जो लाइट जोन है इन्हें मैं दे रही हूँ एक्सॉन नाम। ठीक है, अब क्या होगा, इसको स्प्लाइसोसोम देंगे। तो स्प्लाइसोसोम क्या करता है, आणविक कैंची की तरह कार्य करता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कैंची की तरह कार्य करेगा, मीन्स ये कोडिंग व नॉन कोडिंग सीक्वेंस को अलग करने का कार्य करेगा। तो इससे ऐसे स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगी। ये जो स्प्लाइसोसोम है इसे SNRNP कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्सॉन व इंट्रॉन, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये है इंट्रॉन और ये है एक्सॉन। तो इसे
SNRNP कॉम्प्लेक्स या स्प्लाइसोसोम का ट्रीटमेंट दिया, जिससे कि ये उसके एक्सोन व इंट्रॉन वाले जो पोर्शन होते हैं वहाँ पे कट लगा देता है और उसकी नॉन कोडिंग व कोडिंग सीक्वेंस को अलग कर देता है। फिर इसे इस प्रोसेस के द्वारा आगे एक्टिव mRNA का निर्माण होता है। तो एक्टिव mRNA का निर्माण किनसे हुआ? ये जो एक्सोन के खंड होते हैं या कोडिंग जो जीन्स होती है वो एक साथ जुड़ के एक्टिव mRNA का निर्माण करती है और इस तरह आपके RNA प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ये बेसिकली सुपरफिशियल टाइप से हमने पढ़ लिया कि DNA से mRNA के निर्माण की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। तो हम इसकी अब प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन, जिसे कहते हैं अनुलेखन। तो सबसे पहले अनुलेखन की डेफिनेशन क्या होती है कि DNA से mRNA के निर्माण की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन की प्रोसेस करने के लिए एक विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो वो विशिष्ट एंजाइम क्या होता है? RNA पॉलीमरेज। ठीक है, तो अनुलेखन की प्रक्रिया को करने के लिए एक विशिष्ट एंजाइम RNA पॉलीमरेज व DNA स्ट्रैंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अनुलेखन की प्रोसेस क्या होगी कि DNA से mRNA निर्माण की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए एक विशिष्ट एंजाइम RNA पॉलीमरेज व DNA स्ट्रैंड की आवश्यकता होती है। तो क्या होगा इसके अंदर कि DNA के कंसिडर करो कि 2 सूत्र होते हैं। आपने DNA के स्ट्रक्चर की स्टडी करी थी तो उसमें देखा था कि DNA में 2 सूत्र होते हैं। ठीक है, मीन्स वह द्विसूत्रीय संरचना होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। तो DNA के जिस सूत्र या स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे कहते हैं टेम्पलेट। ठीक है, और जो भाग ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है उसे कहते हैं सेंस स्ट्रैंड, और जो भाग ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता है उसे कहते हैं नॉनसेंस स्ट्रैंड या नॉनसेंस सूत्र। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए RNA पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है व DNA के एक सूत्र की आवश्यकता होती है, DNA के एक स्ट्रैंड की आवश्यकता होती है। तो DNA का वह स्ट्रैंड जो अनुलेखन की प्रक्रिया में भाग लेता है सेंस स्ट्रैंड कहलाता है, और वह स्ट्रैंड जो अनुलेखन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता उसे नॉनसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। और जिस सूत्र पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसे DNA टेम्पलेट कहते हैं। तो ये होगी इसकी बेसिक बातें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो DNA में या DNA से होने वाली जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसमें RNA पॉलीमरेज का योगदान होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें एक ही प्रकार का RNA पॉलीमरेज तीनों प्रकार के RNA का निर्माण कर सकता है। मीन्स तीनों प्रकार के RNA, rRNA, mRNA व tRNA। ठीक है, 3 टाइप के RNA होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में एक प्रकार का RNA पॉलीमरेज तीनों प्रकार के RNA का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में प्रत्येक प्रकार के RNA के निर्माण के लिए 3 अलग अलग RNA पॉलीमरेज होते हैं, जैसे कि RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड। तो
प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण करेगा, जबकि यूकैरियोट्स में तीनों प्रकार के आरएनए के निर्माण के लिए 3 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। तो जो आपके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इनिशिएशन, जिसे कहते हैं प्रारंभन। सेकंड है इलोंगेशन, जिसे कहते हैं दीर्घीकरण। और थर्ड है टर्मिनेशन, जिसे कहते हैं विस्थापन। ठीक है, तो जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनिशिएशन। इसके अंदर क्या होता है कि हाँ, इनिशिएशन शुरू करने से पहले एक अच्छी बात बताती हूँ। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में 5 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। तो वो 5 सब यूनिट्स कौन से होती है? अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा व सिग्मा फैक्टर। तो आरएनए जो पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो यूकैरियोट्स में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज तीनों टाइप के आरएनए का सिंथेसिस करता है। तो ये जो आरएनए होता है, आरएनए पॉलीमरेज, ये 5 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें 2 अल्फा, 2 बीटा व 1 सिग्मा फैक्टर मिलकर आरएनए पॉलीमरेज का निर्माण करते हैं। और इसमें से जो सिग्मा फैक्टर होता है, या मैं यूँ कहूँ कि ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट के प्रोमोटर साइट पे जाके जुड़ता है, जिसे उन्नायक स्थल कहते हैं। तो प्रोमोटर साइट पे जुड़कर ये हेलिकल को खोलने का व वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने का कार्य करता है। अर्थात जब ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से जाकर जुड़ेगा तब ही अनुलेखन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और वो सूत्र वहाँ से खुलने लगेंगे। ठीक है, तो इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? प्रारंभन पद। इसके अंतर्गत एक विशिष्ट एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज व डीएनए टेम्पलेट की आवश्यकता होती है। डीएनए टेम्पलेट वह भाग होता है जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। तो इसको मैं डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है वो इनिशिएशन का है। तो ये है इसका प्रमोटर रीजन या उन्नायक स्थान। ठीक है, और ये यहाँ पे आके जुड़ गया आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज की मैंने स्ट्रक्चर बताई थी कि इनमें 2 अल्फा, 2 बीटा व 1 सिग्मा फैक्टर होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट के प्रोमोटर साइट पे आके जुड़ जाता है, इससे कि डीएनए के हेलिक्स खुलने लगते हैं और खुलने के बाद में यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू होने लगती है। तो ये जो पॉइंट हो गया वो हो गया इनिशिएशन पॉइंट। इनिशिएशन पॉइंट मीन्स जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हो रही है, मीन्स प्रोमोटर से आकर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया। इट मीन्स वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अब शुरू होगी। ठीक है, और यहाँ पे होता है आरएनए प्राइमर। तो ये जो इसमें आरएनए प्राइमर होता है वो डीएनए के सूत्र के
या डीएनए का जो टेम्पलेट होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक क्षारक अनुक्रमों का संश्लेषण करने का कार्य करता है। और अनुलेखन की प्रोसेस हमेशा 5 डेज से 3 डेज की तरफ ही होती है। इस तरह इनमें अनुलेखन की क्रिया होती है 5 डेज से 3 डेज की तरफ। और जो डीएनए टेम्पलेट होता है, इस डीएनए टेम्पलेट पर जो आरएनए प्राइमर आकर जुड़ता है, वो आरएनए प्राइमर आकर जुड़ता है वो इस डीएनए टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस या पूरक सीक्वेंस का संश्लेषण करता है। तो इस तरह इसमें एमआरएनए के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, मीन्स इसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। और जैसे जैसे आगे नए क्षारक अनुक्रम बनते जाते हैं, वैसे वैसे पीछे की तरफ ये डीएनए वापस बंद होता जाता है और आगे की तरफ ये बंद खुलते जाते हैं। मीन्स यहाँ पे अगर ट्रांसक्रिप्शन हो चुका तो ये बॉन्ड्स आपस में वापस जुड़ते जाएंगे और आगे से बॉन्ड्स आपस में खुलते जाएंगे, ठीक है। मीन्स इधर 5 डेज की तरफ बंधते जाएंगे और 3 डेज की तरफ खुलते रहेंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से आके जुड़ता है और 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड तक क्षारक अनुक्रमों का या 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड्स का संश्लेषण हो जाता है, तब क्या होता है कि यह है आरएनए, ठीक है। ये आरएनए वो है जो नया बन रहा है, एमआरएनए का जो सिंथेसिस हो रहा है वो वाला आरएनए है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उस आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाता है या हट जाता है। तो जो इलोंगेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होने के बाद में आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर हट जाता है और धीरे धीरे 30 से 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड की दर से इसमें सिंथेसिस होना शुरू हो जाते हैं और पीछे की तरफ बंद 5 डेज की तरफ बंधना शुरू हो जाते हैं और आगे की तरफ बंद टूटना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह इसमें इलोंगेशन की प्रोसेस होती है। मीन्स इस आरएनए जो इसमें आरएनए का संश्लेषण हो रहा है वो बढ़ता जाता है और सूत्र की लंबाई बढ़ती जाती है। फिर होता है थर्ड स्टेप टर्मिनेशन। तो इस टर्मिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि श्रृंखला का समापन पद, ठीक है। तो समापन पद के अंतर्गत क्या होगा कि जब अनुलेखन की प्रक्रिया रुक जाती है तो वो श्रृंखला का समापन पद आ जाता है। इट मीन्स इसमें स्टॉप कोडॉन्स आ जाते हैं। तो स्टॉप कोडॉन्स कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG व UGA। तो ये जब स्टॉप कोडॉन्स आ जाते हैं मीन्स ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे, इस सीक्वेंस वाले न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे। इट मीन्स उस श्रृंखला का समापन होने वाला होता है। तो इसके लिए एक विशिष्ट फैक्टर की आवश्यकता होती है जिसे कहते हैं रो फैक्टर। तो ये रो फैक्टर क्या करता है कि ये रो फैक्टर जो नया सूत्र का संश्लेषण हुआ है, इस नए सूत्र के बॉन्ड तोड़ने का कार्य करता है। तो ये क्या करेगा, समापन पद में स्टॉप कोडॉन आने पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाती है, अर्थात उसमें एमआरएनए का संश्लेषण हो चुका हुआ होता है। क्योंकि स्टॉप कोडॉन्स आ जाने से ये पता चल जाता है कि इसमें एमआरएनए का संश्लेषण हो चुका, लेकिन इसका समापन कैसे होगा कि एक रो फैक्टर होता है जो विशिष्ट प्रकार का फैक्टर होता है, वो क्या करेगा कि वो जो नया एमआरएनए बना है उस एमआरएनए और डीएनए टेम्पलेट के बीच में उपस्थित बंधों को तोड़ने का कार्य करता है, या ये नए संश्लेषित एमआरएनए को डीएनए टेम्पलेट से बंधों को तोड़कर अलग करने का कार्य करता है। और इस तरह
ये mRNA साइटोप्लाज्म में मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो इससे जो बनने वाला आरएनए होता है, उन आरएनए में से जो आरआरएनए होता है, वो आरआरएनए तो क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम का निर्माण करेगा और टीआरएनए द्वितीयक विन्यास में अरेंज हो जाएगा और जो एमआरएनए होता है वो बहुत ही कम आयु का होने के कारण जल्दी से प्रोटीन संश्लेषण में यूज़ हो जाता है और इस तरह आपके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस खत्म होती है। तो लास्ट जो समापन पद है उसमें क्या होता है कि रो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो सकती है। स्टॉप कोडॉन आने पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, तो रो फैक्टर क्या करेगा, ये रो फैक्टर उस नए सिंथेसिस आरएनए का या आरएनए के नए सूत्र का डीएनए टेम्पलेट से पृथक्करण का कार्य करता है। इट मीन्स ये इन दोनों के बीच में उपस्थित बंधों को तोड़ के इसे मुक्त कर देता है और इस तरह आपके ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में अगर प्रोकैरियोट्स में हो रही है तो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा कि जो आरएनए का निर्माण होता है, यह आरएनए क्या करेगा इस प्रोसेस के अंतर्गत कि प्रोकैरियोट्स में तो एमआरएनए का संश्लेषण व प्रोटीन का संश्लेषण साथ साथ चल रहा होता है, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें पहले तो एमआरएनए का संश्लेषण होगा, उसके बाद में प्रोटीन का संश्लेषण होगा। और प्रोकैरियोट्स में आरएनए प्रोसेसिंग की प्रोसेस भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि न्यूक्लियस में उपस्थित एंजाइमेटिक एक्टिविटी या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने के लिए यूकैरियोट्स में आरएनए प्रोसेसिंग की प्रोसेस की जाती है, जिसमें कैपिंग, पॉलीएडेनाइलेशन और आरएनए स्प्लाइसिंग करी जाती है और इस तरह आपके ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।